उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आज मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र क्रमांक 7 पर। अगर हम प्रश्न पत्र क्रमांक 7 को देखें तो ये 3 भागों में बटा हुआ प्रश्न पत्र है। इसमें सबसे पहला भाग है कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम और कानून। इस भाग की सबसे बड़ी विशेषता यह है, प्रश्न पत्र क्रमांक 7 को अगर हम देखें तो सबसे पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा में ये प्रश्न पत्र जो है वो पिछले बार पहली बार जोड़ा गया और पहली बार ही इस पर एक्सपेरिमेंट हुआ और पहली बार ही परीक्षा हुई, लेकिन ये काफी चुनौतीपूर्ण प्रश्न पत्र है। अगर हम इसके भाग 1 पर चर्चा करें तो भाग 1 जो है वो कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम और कानून की बात करता है। ये अगर हम केवल भाग 1 की बात कर लें तो मैं आज चर्चा करूंगा इसके भाग 1 पर ही, लेकिन मैं भाग 2 पर और भाग 3 पर भी थोड़ी सी बात कर लूंगा। पहले हम बात कर लें कि भाग 1 जो है वो कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम और कानून का है। दूसरा भाग जो है वो अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेल और घटनाएं और संगठन के बारे में बात करता है। और तीसरा भाग जो है वो अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थाओं और मानव विकास में उनके योगदान के बारे में बात करता है। इस तरीके से प्रश्न पत्र क्रमांक 7 जो है वो 3 भागों में बटा हुआ है। लेकिन आज हम जिस पर चर्चा करने वाले हैं, जो इस मुझे लगता है कि प्रश्न पत्र क्रमांक 7 का सबसे चैलेंजिंग पार्ट है और वो पहला ही भाग है जो है कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम और कानून। हम इस भाग के पाठ्यक्रम पर पहले चलेंगे और इस भाग के पाठ्यक्रम को समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि पिछले बार ही इस पाठ्यक्रम को शामिल किया गया है, इसलिए चुनौतीपूर्ण भी है और पूरी बातों को समझ लेना बहुत जरूरी है। और इसके साथ हम फिर जब 2018 की उत्तर पुस्तिका पर भी हम चर्चा करेंगे। तो जब भाग 1 पर हम बात करते हैं, पाठ्यक्रम पर जब हम बात करते हैं, तो पहला जो महत्वपूर्ण इसमें दिया हुआ है वो है सामाजिक एवं महत्वपूर्ण विधान। तात्पर्य ये कि समाज से जुड़े हुए और कुछ महत्वपूर्ण विधान का तात्पर्य कानून से है, ऐसे कानून जो समाज से जुड़े हुए हैं और महत्वपूर्ण भी है। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है भारतीय समाज। समाज से संबंधित बहुत सारे टॉपिक्स यहां पर हमको कवर करने होंगे। फिर दूसरा है सामाजिक बदलाव के साधन के रूप में सामाजिक विधान। सामाजिक विधान मतलब सोशल लॉज की हम बात करते हैं, लॉ एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज। जिस तरीके से समाज में जो बदलाव हुए हैं उस बदलाव का कहीं ना कहीं एक कारण कानून रहा है, तो वो कानून कैसे बदलता है, कैसे बदलाव लेकर आता है, ये यहां पर हम पाठ्यक्रम में देखते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। यहां से सारे एक्ट शुरू हो जाते हैं। जो ऊपर जो 2 चीजें हैं वहां पर बहुत सारी चीजें अपने आप इनबिल्ट होती, लेकिन यहां पर मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की हम बात करते हैं तो पूरा का पूरा एक्ट इन्होंने सिलेबस में रखा है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। फिर भारतीय संविधान एवं आपराधिक विधि। आपराधिक विधि में दंड प्रक्रिया संहिता के बारे में बात की गई, इसे सीआरपीसी कहा जाता है। सीआरपीसी 1973 में महिलाओं को प्राप्त सुरक्षा, मतलब भारतीय संविधान में महिलाओं के लिए क्या क्या प्रावधान है और साथ में सीआरपीसी में भी महिलाओं के संबंध में क्या क्या प्रावधान है, इस पर भी हमको चर्चा करनी होगी। फिर घरेलू हिंसा से संबंधित एक कानून है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पर प्रश्न बनता ही है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में हम अस्पृश्यता के अंत के बारे में बात करते हैं, तो अस्पृश्यता का अंत इसी कानून से किया गया, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। इसके बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, इसे ST/SC एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ST/SC एक्ट इस पिछले साल भी काफी चर्चा में था, अभी भी काफी चर्चा में है। इसके बाद सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अभी वर्तमान में भी काफी चर्चा में रहा। कुछ लोगों ने कहा कि इस कानून को क्या समाप्त कर दिया जाना चाहिए। जब प्रशासन में हम आते हैं तो हमको इस एक्ट पर बहुत मेहनत करनी होती है, इस एक्ट पर बहुत काम करना होता है, इसलिए सूचना का अधिकार अधिनियम भी इसमें जोड़ा गया है। इसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये इसे हम एनवायरमेंटल लॉ के नाम से जानते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। और उसके बाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। फिर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, ये आईटी एक्ट कहलाता है। इस समय आईटी एक्ट बड़ा चर्चा में है, बहुत सारे अपराध जो है वो आईटी एक्ट से संबंधित है, इसलिए ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और अंतिम है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, इसे हम भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के नाम से जानते हैं। 1988 का ये एक्ट है, बड़ा महत्वपूर्ण एक्ट है।
तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भाग 1 के पाठ्यक्रम पर अगर हम केवल कानून पर ही अगर हम चर्चा कर लें, कानून के विषयों पर ही अगर हम चर्चा करें, तो बहुत सारे कानून है, बहुत सारे कानूनों पर प्रश्न आ सकते हैं और स्पेसिफाई नहीं है कि पर्टिकुलर उस कानून से क्या हिस्सा पूछा जाएगा। पूरे एक्ट का नाम लिख दिया है, इसका मतलब यह है कि हमको उस पूरे एक्ट को ही पढ़ना होगा। अब हम इसकी अंक व्यवस्था की तरफ चलते हैं। पहला भाग जो है उसके कुल अंक जो है वो 75 मार्क्स के प्रश्न यहां से पूछे जाने हैं। इसमें खंड 1 से जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनकी संख्या होगी 8, अंक होंगे 2 और शब्द सीमा होगी 30। इसी प्रकार खंड 2 से जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनकी संख्या होगी 5, अंक होंगे 4, शब्द सीमा होगी 60 और अंक होंगे 20। इस प्रकार खंड 3 से जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनकी शब्द सीमा होगी 100, प्रश्न होंगे 3 और अंक होंगे 8। इसी प्रकार खंड 4 को अगर हम देखें तो इस खंड 4 में केवल भाग 2 से ही प्रश्न आना है, ऐसा सिलेबस में मेंशन है। और खंड 5 में जो प्रश्न है वो खंड 5 से जो प्रश्न है वो पहला एक ही प्रश्न आना है जो 15 अंक का होगा, जिसके लिए शब्द सीमा होगी वो होगी 175। इस तरीके से हम देखते हैं कि भाग 1 जो है कुल 75 अंकों का है और बड़ा महत्वपूर्ण है। अब हम मुख्य परीक्षा के उत्तर पुस्तिका का विश्लेषण भी कर लें, हम समझ लें कि क्या प्रश्न पूछे गए। तो मैं पार्ट 1 की बात कर रहा हूं। पार्ट 1 भाग 1 जो है वो कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम और कानून के बारे में है, वेलफेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड लॉस पर बात करता है। पहला प्रश्न जो पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के ऐसे प्रावधानों को समझाइए जिसमें गर्भवती स्त्री के मृत्युदंड को स्थगित करने का उपबंध किया गया है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो एक चीज मैं आपको ये सारा विश्लेषण शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि इस पूरे प्रश्न पत्र में आपको जो लॉ वाला जो हिस्सा है वहां पर धाराओं के बारे में अक्सर ऐसा होगा, आपके दिमाग में ये बहुत सारी चीजें चल रही होगी कि क्या हमको धारा याद रखनी है नहीं रखनी है। तो धारा याद रखने का कहीं कोई दबाव नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको धारा याद रह गई है, धारा याद आ गई है, तो आपको बिल्कुल मेंशन करना चाहिए, लेकिन गलत धारा लिखने का प्रयास बिल्कुल मत करिए। जैसे यहाँ 421 लिखा हुआ है, एक्चुअल में ये 416 है, जहां पर ये कहा गया है कि अगर एक कोई गर्भवती महिला है, अगर उसे मृत्युदंड दिया गया है तो उसके मृत्युदंड को स्थगित करने का जो अधिकार है वो हाई कोर्ट के पास है और वो उसके मृत्युदंड को स्थगित करके आजीवन कारावास में परिवर्तित कर सकता है। ये भी हमको लिखना पड़ेगा, वो आजीवन कारावास में उसको परिवर्तित करेगा। तो इस तरीके से जैसा मैंने आपको कहा था कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में महिलाओं के संबंध में क्या प्रावधान है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसके साथ देखिए ये प्रश्न नहीं पूछा गया पिछले बार कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फीमेल से रिलेटेड कौन कौन से प्रोविजन है, ये प्रश्न नहीं आया था। सीआरपीसी में क्या प्रोविजन है वो प्रश्न यहाँ पर पूछ लिया गया। और इस बार हमको ये संभावना माननी चाहिए कि भारतीय संविधान में वो कौन कौन से विशेष उपबंध है जो महिलाओं के संबंध में प्रावधान करते हैं, उस पर इस बार प्रश्न आने की संभावना ज्यादा रहेगी। खैर, अगला प्रश्न है, क्या बेईमानी से या कपटपूर्वक द्वारा कंप्यूटर से संबंधित अपराध को गठित करने के लिए आवश्यक है? प्रश्न जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है कि क्या बेईमानी या कपटपूर्वक जो तत्व होते हैं वो कंप्यूटर से संबंधित अपराध को गठित करने के लिए आवश्यक। तो बिल्कुल ये बहुत क्लियर सा कंसेप्ट है कि किसी भी अपराध को गठित करने के लिए बेईमानी पूर्ण आशय या कपटपूर्ण आशय होना जरूरी है। कपटपूर्ण आशय भले ही ना हो पर बेईमानी पूर्ण आशय होना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत सिंपल सा प्रश्न था कि हाँ, कंप्यूटर से संबंधित अपराध को गठित करने के लिए कई बार बेईमानी पूर्ण आशय जो है और या फिर कपटपूर्ण आशय जो है वो महत्वपूर्ण होता है। फिर अब घरेलू हिंसा अधिनियम पर प्रश्न आ गया। तो घरेलू हिंसा अधिनियम में बहुत क्लियर सा प्रश्न पूछा गया था कि घरेलू हिंसा की परिभाषा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के दुरुपयोगों को स्पष्ट कीजिए। तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है, उत्तर एकदम सही होगा। 3 प्रकार के दुरुपयोग होते हैं। सबसे पहला दुरुपयोग होता है भावनात्मक दुरुपयोग, दूसरा दुरुपयोग होता है वो होता है शारीरिक दुरुपयोग। ये भी आपको जानना चाहिए कि दूसरा जो दुरुपयोग है वो शारीरिक दुरुपयोग है और तीसरा जो दुरुपयोग है वो दुरुपयोग है लैंगिक दुरुपयोग। ये 3 प्रकार के दुरुपयोग के बारे में बात कही गई है। बहुत सिंपल सा प्रश्न था चूंकि घरेलू हिंसा की परिभाषा धारा 3 में दी गई है। हमेशा एक बात को थोड़ा सा अगर आप रिमाइंड करेंगे तो बहुत सारे डेफिनेशंस जो है वो आपको सेक्शन 3 में ही देखने के लिए मिलेगी। तो यही चीज कही गई कि कितने प्रकार का दुरुपयोग हो सकता है स्पष्ट करना है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, इसको बहुत घुमाने और बहुत ज्यादा कम ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल है, भावनात्मक दुरुपयोग हो सकता है, घरेलू हिंसा
अधिनियम जो है उसके अंतर्गत धारा 3 में यह बात स्पष्ट है कि घरेलू हिंसा के अंतर्गत 3 प्रकार के दुरुपयोग हो सकते हैं, भावनात्मक हो सकता है, शारीरिक हो सकता है और लैंगिक दुरुपयोग हो सकता है। फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यों पर बात करने की बात कही गई है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार, यह मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का एक प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कौन कौन से कार्य करता है, इस पर हमको चर्चा करनी है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जैसे यहाँ पर जैसे ये कार्य लिखे हुए हैं, आयोग किसी पीड़ित के शिकायत करने पर स्वतः उसके अधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है। बिल्कुल, किसी न्यायालय में लंबित पड़े मामले जो मानव अधिकार से संबंधित है, न्यायालय के अनुरोध पर वो स्वतः अपने पास मांग सकता है। राष्ट्रपति की पूर्व सूचना से राज्य के जेल या किसी संस्थान के निरीक्षण की कार्रवाई भी कर सकता है। मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने का काम जो है वह भी मानव अधिकार आयोग कर सकता है। इसके बाद बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आया जो कि भाग 1 के तीसरे खंड में था, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत कौन कौन सी सूचनाओं को प्रकट किए जाने की छूट है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन कौन सी ऐसी सूचनाएं हैं, तो इसको हमेशा याद रखना है कि इस अधिनियम की धारा 8 में ये लिखा हुआ है कि ऐसी सूचनाएं जिसको प्रकट किए जाने के संबंध में छूट प्रदान की गई है वो है जो भारत की एकता अखंडता पर प्रभाव डालती है, जिसको देने के लिए न्यायालय ने मना किया है, या राज्य के विधानमंडल या संसद से जो संबंधित है। इस प्रकार की बहुत सारी सूचना, धारा 8 को एक बार आप अध्ययन करें तो आपको बहुत क्लियरली वो समझ में आ जाएगा। एक और प्रश्न जो आया था जो भले ही योजना से संबंधित है, लेकिन मैं बताऊंगा कि आप इसको किस तरीके से लॉ के साथ भी जोड़ सकते हैं। हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए सखी वन स्टॉप सेंटर किस प्रकार सहायक है, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में वर्णन कीजिए। देखिए, हम इसको सखी वन स्टॉप सेंटर को बताते हुए ये जरूर लिख सकते हैं कि घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत हमने जो कार्य किए हैं, जो महिलाओं के पुनर्वास की बात की गई है, उस पुनर्वास और हिंसा से पीड़ित महिला के बीच का जो कोऑर्डिनेशन का काम है वो कहीं ना कहीं सखी वन स्टॉप सेंटर ही करता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सखी वन स्टॉप सेंटर तो सहायक है ही, लेकिन उसको हम घरेलू हिंसा से जोड़ते हुए ले सकते हैं। इसके बाद जब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत पीड़ितों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है। अब अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की अगर हम बात करें और पीड़ितों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है, इस विषय पर अगर हम बात करें तो ऐसा प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलता कि पीड़ितों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है। वहां पर ये पढ़ने के लिए आपको मिलेगा कि कौन कौन से अपराध उनके विरुद्ध हो सकते हैं। तो बिल्कुल, लेकिन इसको हमको ये एक तरीके का स्मार्ट क्वेश्चन है, इसके आंसर को ये भी आपको जानना होगा कि ये 15 मार्क का प्रश्न है, 15 अंक है इसमें और 175 शब्द की सीमा दी गई है, और इसके लिए आपको जो स्पेस दिया गया है वो 1 पेज और उसके साथ 1 लाइन और है। इस तरीके से हम इसमें देखेंगे कि जो भी अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम के अंतर्गत ऐसा कहा गया है कि जो पीड़ित व्यक्ति है उसको बहुत सारे राइट है, चाहे वो विशेष थाने में जाकर अपनी FIR दर्ज करा सकता है, अपने लिए वो विधिक सहायता की मांग कर सकता है और विशेष न्यायालय में जाकर अपने लिए अपने मामले को प्रस्तुत कर सकता है। इस तरीके से बहुत सारे राइट उनके अंतर्गत, और उसके विरुद्ध अगर कोई अपराध करता है तो उसको सजा दिलाने के बारे में भी वो उसके बहुत सारे राइट्स इसके अंतर्गत दिए गए हैं। तो इस तरीके से हमने अगर हम पूरे प्रश्न पत्र का विश्लेषण अगर हमने कर लिया तो हमको ये बात समझ में आ गई कि इस पूरे प्रश्न पत्र में हमसे जो प्रश्न पूछे गए वो कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम पर कुछ प्रश्न ज्यादा पूछे गए और कानून पर कुछ प्रश्न कम पूछे गए हैं। लेकिन फिर भी चूंकि ये फर्स्ट टाइम था, हो सकता है इस बार दूसरी बार जब मुख्य परीक्षा हो तो ये बैलेंसिंग हो जाए, और बैलेंसिंग ऐसी हो कि हो सकता है कानून से प्रश्न पूछे जाए। जैसे हम देखें तो कुछ ऐसे प्रश्न थे, कुछ ऐसे एक्ट थे जिस पर प्रश्न पूछे ही नहीं गए, जैसे सामाजिक बदलाव के रूप में सामाजिक विधान जो एक साधन के रूप में प्रयुक्त होता है, जो लॉ इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज है, इस पर कोई प्रश्न नहीं आया। भारतीय समाज पर कोई प्रश्न नहीं आया, तो इस बार इसके आने की संभावना बढ़ जाएगी। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान में महिलाओं को कौन कौन सी सुरक्षाएं प्राप्त है, इस पर इसके आने की संभावना बढ़ जाएगी। आपराधिक विधि के बारे में चूंकि उसने प्रश्न पूछ लिया है। इसी प्रकार अगर हम और आगे बढ़े तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम पर भी कोई प्रश्न नहीं पूछा गया, इसके आने की संभावना बढ़ जाएगी। इसी प्रकार अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से कोई प्रश्न नहीं आया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से कोई प्रश्न नहीं आया। तो इन सारे एक्ट से इस बार प्रश्न पूछे जाने की संभावना बढ़ जाएगी। अगर हम इस एक्ट का अध्ययन और ध्यान से करें तो हमको ये भी समझ में आता है कि इसमें राज्य में प्रचलित जो कानून है, जो स्टेट के अपने लॉज हैं, उस पर भी प्रश्न आ सकते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ टोनही
प्रताड़ना निवारण अधिनियम जो बना हुआ है उस पर कानून आ सकते हैं। फूड एक्ट, जो फूड सेफ्टी एक्ट बना हुआ है छत्तीसगढ़ का, उस पर प्रश्न आ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कानून हैं जो छत्तीसगढ़ राज्य के खुद के कानून हैं, उस पर भी प्रश्न आ सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रश्न पत्र क्रमांक 7 के भाग 1 पर हमने आज जो चर्चा करी वो करी कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम एवं कानून पर। थैंक यू।